इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखेगा और यही वीडियो आपको आपके एग्जाम में आपको पूरा नंबर दिलाने का पूरा प्रयास करेगा। करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुजीत स्टडी जोन में। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए, आपका बोर्ड एग्जाम जस्ट पास में ही है, फरवरी में है, तो आपका समय बिना गंवाए हुए हम आपके टॉपिक पर तुरंत का तुरंत चलते हैं। तो आइए देखते हैं, अपना शुरुआत करते हैं इसमें क्या है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले अपना पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। किसी भी पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार का परिवर्तन होता है। कोई भी पदार्थ हो, जब उसमें परिवर्तन होता है तो उसमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है। फिर से सुनिएगा कि जो भौतिक परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, यही भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक दूसरा जो परिवर्तन होता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में देखिएगा, जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है, इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अर्थात इसमें जो दो पदार्थ मिलते हैं, दो या तीन पदार्थ, जब इनको मिक्स किया जाता है तो एक नए पदार्थ के रूप में ये फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो इसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतःक्रिया का मतलब इंटरएक्शन करके परिवर्तन होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को हम लोग उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जो भी पदार्थ इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वे अपने अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी नया पदार्थ बन के हमें मिलता है उसी को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से हमें जल की प्राप्ति होती है, H2O की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे देखिएगा, जैसे अपना जो हाइड्रोजन है ये अपना अभिकारक का कार्य करेगा और रिएक्टेंट का कार्य करेगा, और जो ऑक्सीजन है यह भी अभिकारक होगा। लेकिन इन दोनों से मिल करके जो नया पदार्थ अपना बना है H2O, जो जल है, वो अपना उत्पाद का कार्य करेगा, प्रोडक्ट का कार्य यहाँ पे करेगा। यहाँ पे देखिएगा, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो कि जल है। यहाँ से देखिएगा, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन को मिलाया गया, ऑक्सीजन को मिलाया गया और हमें यहाँ से जल की प्राप्ति हुई। तो दूसरे शब्दों में देखिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं कि दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का नाम दे देते हैं। तो आगे देखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। रासायनिक परिवर्तन को एक अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर रासायनिक परिवर्तन आपको समझ में आ गया तो यह चैप्टर आपके लिए बेहद आसान होगा। ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन करता है अथवा इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात यहाँ से सुनिएगा कि ऐसे परिवर्तन जो किसी पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर दे तथा पुनः उसी फॉर्म में वापस ना आ पाए, उसी को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के गुण देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन के निम्नलिखित गुण होते हैं, और इस गुणों में यहाँ पे देखिएगा कि पहला इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इस प्रकार के परिवर्तन में
सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पहले वाली अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और यह जो परिवर्तन होता है यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा उदाहरण में, जैसे दूध से दही जमना, लोहे पर जंग लगना इत्यादि। जैसे एक बार दूध से दही अगर बन गया तो दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है, ये अपना एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना, जैसे एक बार लोहे पर जंग लग गया और लोहे का क्षरण हो गया तो पुनः उसी फॉर्म में उस लोहे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना, वायु के संपर्क में आया और जंग लग गया, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। अंगूर के रस का किण्वन, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और भोजन का पकना, जैसे यदि हम लोग आटे को ले लें, बढ़िया से लुगदी बना करके फिर से उसको बना दे रोटी, और रोटी बनाने के बाद हम ये सोचे कि पुनः उसे आटे के फॉर्म में ला दें, तो यह इम्पॉसिबल होगा। यह एक रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में है। और हमारे शरीर में भोजन का पचना, तो हमारे शरीर में जो भोजन का पचना है यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो हम लोग भोजन को खाएं, पेट में गया और उसका क्या हुआ, पाचन हो गया। अगर पाचन होने के बाद पुनः हम सोचे कि उसी भोजन को पुनः क्या करें, प्राप्त कर लें, तो यह इम्पॉसिबल होगा। फिर उसी प्रकार से उस भोजन की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम जो शोषण करते हैं यह भी एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। तो आइए अब हम लोग अगले पॉइंट पर देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम लोग किस तरीके से करें। तो इसमें देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, तो आपको रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करना आना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जो अभिक्रियाएं संपन्न हुई है या जब कोई अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं तो उनमें से निम्न में से ये पहचाना जा सकता है। ये 4 से 5 अवस्थाएं होती हैं। इसको देखिएगा, जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, उसमें से गैस का निष्कासन भी होता है और उसके ताप में परिवर्तन भी होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम लोग 4 तथ्यों से करेंगे यहाँ पर। जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, यानी उस पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन हो जाएगा, पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ से गैस का निष्कासन भी हो जाएगा, और उस पदार्थ में जो भी ताप होगा उसमें ताप में उसके चेंजेस भी हो जाएंगे, उसके ताप में परिवर्तन भी हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग अगला देखते हैं कि रासायनिक समीकरण हम लोग कहते किसे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा रासायनिक अभिक्रियाओं को, अब देखेंगे रासायनिक समीकरण को। पहले जो चैप्टर का नाम है उसको विधिवत हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं, ताकि हमें चैप्टर को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ से देखिएगा कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, जब एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया के कथन है, परंतु इसे निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम के साथ यदि ऑक्सीजन को मिलाया जाता है या इसका मिक्स किया जाता है तो यह किस में चेंजेस हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। जो मैग्नीशियम है यह अपना अभिकारक का कार्य करेगा, ऑक्सीजन अभिकारक का कार्य करेगा, और इन दोनों पदार्थों से मिलकर के जो नया प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है वो अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यह अपना उत्पाद कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो आगे देखिएगा, इस प्रकार के समीकरण को लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। यदि हम लोग इस तरीके से इसे शब्दों में लिख देते हैं तो ये अपना शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का दूसरा तरीका यह भी है, जैसे यहाँ पे देखिएगा मैग्नीशियम का सिंबल अपना Mg है, ऑक्सीजन का O2 है, और यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO है। तो ये अपना ये हो गया फार्मूले के रूप में, ये समीकरण के रूप में हो गया। रासायनिक समीकरण को लिखने का सांकेतिक तरीका है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण के 2 भाग होते हैं, इसको अभी देखते हैं। पहले इसको समझ लीजिएगा
कि जैसे यहाँ पे देखिएगा मैग्नीशियम है उसे शब्द समीकरण के रूप में लिखा गया है और यहाँ पर हम लोग सांकेतिक समीकरण के रूप में इसे लिखे हैं। जो अपना सांकेतिक समीकरण है यह समझने में भी आसानी होती है, लिखने में भी आसानी होती है, सारी चीज़ों में हमें आसान नज़र आती है। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका है, यह सांकेतिक तरीका है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं यहाँ पे देखिएगा। जस्ट जैसे अभी हम बता रहे थे कि एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद। तो यहाँ पे देखिएगा कि अभिकारक अपना होता क्या है, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे जो भी अभिक्रिया में रिएक्शन में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। जैसे ऊपर के समीकरण में आपको दिखाया जा रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन जो है यह अभिकारक का कार्य करता है। और यहाँ पे देखिएगा जैसे इसमें मैग्नीशियम को और मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को मिक्स किया जा रहा है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की यहाँ से प्राप्ति होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि अपना उत्पाद क्या होता है। किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद है जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के भाग लेने से नया पदार्थ बना है। तो यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने से यहाँ MgO की प्राप्ति हुई है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्राप्ति हुई है। तो जो अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये अपना उत्पाद है, ये अपना प्रोडक्ट है। तो अब अगला देखिएगा कि हम लोग रासायनिक समीकरणों को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को लिखना ये यहाँ पे देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। जो भी रासायनिक समीकरण होता है वह एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है और उनके बीच में प्लस चिन्ह लगा दिया जाता है। इसी प्रकार तीर के दाईं ओर उत्पादों को लिखा जाता है और उनके बीच भी प्लस का सिंबल या चिन्ह लगा दिया जाता है। अब इसको यहाँ से समझिएगा। जैसे यहाँ पर जिंक है प्लस H2SO4, तो H2SO4 और जिंक यहाँ से देखिएगा, फिर एरो का साइन लगाया गया, फिर यहाँ से जिंक सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी अभिकारक यहाँ से है उसे जो यहाँ पे एरो बना हुआ है इस एरो के बाईं साइड में लिखा गया है, अर्थात यहाँ पर जिंक और H2SO4 अपना अभिकारक है। और एरो के दाहिनी तरफ देखिएगा कि जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है, ये अपना उत्पाद का कार्य करता है, तीर के दाहिनी तरफ लिखा गया है। अब अगला हम लोग देखेंगे कि कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो कंकाली रासायनिक समीकरण को देखिएगा, जैसे मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 एरो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें देखिएगा इस समीकरण को आप अच्छी तरीके से देखिए और तीर के बाईं ओर और दाईं ओर के परमाणुओं की संख्या को गिनिए। प्रत्येक तत्व के दोनों ओर के अणुओं की संख्या समान नहीं है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या थोड़ी असंतुलित है। बाईं ओर ऑक्सीजन के 2 अणु हैं और दाईं ओर ऑक्सीजन के सिर्फ और सिर्फ एक ही अणु है। तो इस प्रकार असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, अर्थात ऐसे समीकरण जो कि संतुलित न हो उसी को हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यह अपना एक कंकाली रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पे देखिएगा कंकाली रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तीर के बाईं ओर तथा तीर के दाईं ओर के तत्वों के जितने भी परमाणुओं की संख्या है वो समान होनी चाहिए, जिसमें दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो सके।
तो इसी अगर दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद में अगर अपने जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं की संख्या बराबर है तो अपनी संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो हम इसको ऑनबोर्डिंग आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुओं के बीच बंध का बनने और टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो फिर से सुनिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुओं के बीच बंध का बनने और उनके टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे जल के अणुओं के टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, जबकि कार्बन तथा ऑक्सीजन के बीच बंध बनाने से कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला होगा अपना संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरी होगी विस्थापन अभिक्रिया, चौथी होगी अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवी जो है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अब इन पांच के पांचों अभिक्रियाओं को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा पूरी डेडिकेशन के साथ। यहाँ से आपके के सारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होते हैं जो लॉन्ग में आते हैं। तो पहला यहाँ से देखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया अपनी होती क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया को ध्यान से सुनिएगा। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है। फिर से सुनिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए सामान्य सूत्र A+B एरो AB लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड अपना सॉलिड है और उसमें हम लोग जल को मिला देते हैं तो जल अपना लिक्विड है, तो यहाँ से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो अपना एक्वेस फॉर्म में होता है। यहाँ से देखिएगा बना अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम जो अपना हाइड्रोक्साइड है ये अपना क्या है, बुझा हुआ चूना है। तो अब नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से परिभाषा के अनुसार रासायनिक समीकरण से तुलना करने पर हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल जो दो अभिकर्मक हैं एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विषय में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दीवारों पर पुताई की जाती है तो यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बनाता है और इसके साथ जल का भी निर्माण होता है जो वाष्पीकृत हो जाता है। इस अभिक्रिया का समीकरण इस प्रकार है। तो यहाँ से देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि अपना एक्वेस फॉर्म में होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इसमें क्या होती है, इनका मिलन होता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और यहाँ से जल भी बनता है वाष्प के रूप में। तो ये अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इस अन्य संयोजन को भी यहाँ से देखना, जैसे कि कौन कौन से ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो अपनी अभिक्रियाएं इन अभिक्रियाओं में आएंगी अर्थात संयोजन अभिक्रिया में आएगी। तो संयोजन अभिक्रिया का और एग्जाम्पल यहाँ से देखिएगा। तो संयोजन अभिक्रिया का एक और एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे कोयले का जलना। तो कोयला जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलने से यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह भी एक संयोजन अभिक्रिया है। जल का बनना भी एक क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जंग का लगना, तो यहाँ पे सल्फर की जगह फेरस का लीजिएगा Fe,
जिसे हम लोग आयरन भी कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा Fe+O2 और यहाँ पे SO2 की जगह आपका होगा FeO2 यानी आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। तो यहाँ पे जंग का लगना ये है। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को यहाँ से देखिएगा। एक अभिक्रिया होती है अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को देखना, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती हैं। साग सब्जियों या सड़े गले घास फूस या पेड़ के पत्तों का विघटन होकर कंपोस्ट का बनना, यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और दूसरी अभिक्रिया जो होती है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए यहाँ से उदाहरण में देखिएगा, जैसे BaOH का होल्ड वाइज, इसे हम लोग कहते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से अमोनियम क्लोराइड। जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो यहाँ से अपना बनता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अपना अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण। तो अब अगला जो दूसरा टाइप अपना है वियोजन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसको देखिएगा क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक वियोजित या विघटित होकर, वे अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक वियोजित या विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, विघटन अभिक्रिया कहलाती है। और जो ये विघटन अभिक्रिया है यह अपनी 3 प्रकार की होती है। तो पहली जो विघटन अभिक्रिया है यह है अपना ऊष्मीय वियोजन। इसमें देखिएगा क्या होता है, इसमें वियोजन की क्रिया ऊष्मा के द्वारा होती है। उदाहरण के स्वरूप जैसे यहाँ से अपना फेरस सल्फेट है, तो यहाँ से अपना फेरस सल्फेट है, इसमें देखिएगा ऊष्मा यदि इसको दी जाती है, इसको ताप दिया जाता है, हीट किया जाता है, तो यहाँ से Fe2O3 या यहाँ से अपना बनता है फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है, प्लस यहाँ से SO3 भी बनेगा। नेक्स्ट अपना है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होती है। और इसी जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है इसका दूसरा प्रकार अपना है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन में देखिएगा इसमें ऊष्मा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। इसमें जो ऊष्मा होती है यह विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। उदाहरण में देखिएगा जैसे जल है, जल में यदि विद्युत दिया जाता है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में विघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। नेक्स्ट है अपना प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में देखिएगा क्या होता है कि जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा प्रकाश के द्वारा प्रदान की जाती है तो वह अपना प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जब वियोजन की क्रिया के लिए ऊष्मा के द्वारा प्रकाश दी जाती हो उसी को हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे AgCl है या सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश दिया जाता है तो यह Ag और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। फिर यहाँ से देखिएगा जैसे फिर अपना है इसका सेकंड एग्जांपल्स AgBr। AgBr को हम लोग कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है यह 2 रूपों में टूट जाता है, सिल्वर में और यहाँ से ब्रोमीन के रूप में। तो ये हुआ अपना दूसरे टाइप का पूरा एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया में। तो विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं
जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो फिर से सुनिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में है, जिसमें जो भी अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होगा वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण में देखिएगा, जैसे फेरस है प्लस यहाँ से कॉपर सल्फेट है। फेरस अपना सॉलिड फॉर्म में होता है, कॉपर सल्फेट अपना एक्वियस फॉर्म में होता है। फिर यहाँ से देखिएगा जो फेरस सल्फेट है ये अपना एक्वियस फॉर्म में आएगा, फेरम सल्फेट जो है इसके बाद यहाँ से अपना आएगा कॉपर। तो यहाँ लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर जो लोहा है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है, जो अपने से कम अभिक्रियाशील कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का रंग क्या पड़ जाता है, नीला हो जाता है। परंतु जैसे ही लोहे की कीलें विलयन में डालते हैं तो कॉपर के विस्थापन के कारण विलयन का रंग नीला से भूरा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, तो जिंक और कॉपर सल्फेट का जब यहाँ से घोल मिलाया जाता है तो जिंक सल्फेट यहाँ से बन जाता है और यहाँ से कॉपर अलग हो जाता है। अर्थात कॉपर कम अभिक्रियाशील है और जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हुए, आपस में विस्थापित हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से देखिएगा, जैसे यहाँ पे अपना Pb है, लेड है, यहाँ से कॉपर क्लोराइड है, CuCl2 है और ये अपना चेंज हो जा रहा है किसमें, PbCl2 में, और यहाँ से कॉपर के रूप में। कॉपर कम अभिक्रियाशील है और यहाँ से लेड अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए क्लोरीन के साथ अपना रिएक्शन कर लेता है और उसी के साथ विस्थापित हो जाता है। और उदाहरण एग्जाम्पल देखिएगा, नोट पॉइंट इसको लिख लीजिएगा नोट डाल करके। उदाहरण 2 तथा उदाहरण 3 में जिंक तथा लेड दोनों तत्वों ने कॉपर को अभिक्रिया में उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉपर जिंक तथा लेड दोनों से कम अभिक्रियाशील हैं। ये हो गया अपना विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ देखिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान हो वे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए सामान्य सूत्र हम लोग यहाँ से AB कैपिटल A स्मॉल b प्लस कैपिटल C स्मॉल d एरो कैपिटल A स्मॉल d प्लस कैपिटल C स्मॉल b। तो यहाँ से देखिएगा कि आयनों का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, ये इसका उदाहरण याद रखिएगा। Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 इसे हम लोग कहते हैं सोडियम सल्फेट, और यहाँ से BaCl2 जो है इसे हम लोग कहते हैं बेरियम क्लोराइड, और ये चेंज हो जाता है अपना BaSO4 अब BaSO4 में, और यहाँ से सोडियम क्लोराइड के रूप में। यहाँ से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस H2SO4 है, ये अपना आयनों के रूप में जब आपस में चेंजेस होते हैं तो ये हो जाता है Na2SO4 प्लस H2O के रूप में ये चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है अपना सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3। AgNO3 को हम लोग कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो जब इसमें से यहाँ पर चेंज होता है तो इसमें देखिएगा क्या चेंजेस होंगे, AgCl के रूप में प्लस NaNO3 के रूप में यहाँ से परिवर्तित हो जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, और यहाँ से H2SO4। जब इसका आपस में द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है अर्थात आयनों का आदान प्रदान होता है, तो यहाँ से बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो जब इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो यहाँ से बनता है BaSO4 प्लस KCl2। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया।
उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है इसको देखिएगा कि उपचयन अभिक्रिया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों हो तो इसे उपचयन कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो अथवा दोनों हो रहा हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से उदाहरण देखिएगा कि ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए, तो ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में ऑक्सीडाइज्ड होता है तो यहाँ से बनता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब यहाँ से उपचयित होता है कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से तो ये बनता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित होता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा P4 प्लस 5O2 में यहाँ से देखिएगा बनेगा अपना, जब यहाँ से ऑक्सीडाइज्ड होता है उपचयित होता है तो यहाँ से बनता है P2O5 अर्थात फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यहाँ से बनता है। फास्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है एवं यह फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में उपचयित हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन यहाँ से बना अपना कॉपर ऑक्साइड। तो जब यहाँ से अपना बना कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर ऑक्साइड में यहाँ से देखिएगा जब ऑक्सीडाइज्ड हुआ, जब आपस में कॉपर और ऑक्सीजन उपचयित हुए तो यहाँ से बना अपना कॉपर ऑक्साइड। इसमें देखिएगा कि कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और कॉपर ऑक्साइड में उपचयित होता है और इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। अब यहाँ से देखिएगा उपचयन का और उदाहरण यहाँ से देखिएगा H2S प्लस Br2। अब जब ये आपस में उपचयित होते हैं तो यहाँ से HBr बनता है। HBr का मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है और प्लस यहाँ से सल्फर बाहर निकलती है। सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है, सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और यह उपचयित होता है। और यहाँ से देखिएगा कि जैसे H2S है प्लस यहाँ से आयरन है, तो जब ये आपस में ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो यहाँ से बनता है अपना Hi+S। यहाँ भी सल्फर हाइड्राइड से हाइड्रोजन का ह्रास होता है और उपचयित होता है। नेक्स्ट है अपना मेथेन प्लस ऑक्सीजन। जब यहाँ से होता है तो यहाँ से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O यानी जल यहाँ से बनता है। यानी जब ये दोनों मेथेन और ऑक्सीजन आपस में उपचयित होते हैं तो यहाँ से बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से हमें जल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ मेथेन से हाइड्रोजन का ह्रास होता है एवं यह उपचयित होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपना उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों ही हो तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ में जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो अथवा ये दोनों हो तो हम लोग इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों आपस में अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब जैसे उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो इसके अंतर को आप बहुत माइनर ढंग से देखिएगा, समझिएगा। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अथवा ये दोनों हो तो ये अपने अपचयन अभिक्रिया कहलाते हैं। और अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ से देखिएगा जैसे CuO यानी कॉपर ऑक्साइड में जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस से अपचयित होता है तो यहाँ से बनता है अपना कॉपर अलग हो जाता है और यहाँ से जल भी यहाँ से बनता है। यह अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण देखिएगा ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर जब यहाँ से मिलाते हैं तो यहाँ से देखिएगा जिंक अलग हो गया और यहाँ से ऑक्सीजन जाकर के किसके साथ मिल गई, कार्बन के साथ। यहाँ से बन गया अपना कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट उसका उदाहरण यहाँ से देखिएगा H2S
H2S जो अपना हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जब ये क्लोरीन के साथ अपचयित तो होता है तो यहाँ से बनता है अपना HCl, अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, और यहाँ से सल्फर गैस भी बाहर निकलती है। कभी कभी ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ साथ होती है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो अपना अपचयन अभिक्रिया है और जो अपना उपचयन अभिक्रिया है, इसमें माइनर डिफरेंस है। और यहाँ पे देखिएगा कि जो अपना अपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होता है और इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसको आप विधिवत ध्यान रखिएगा। एक बार आप चाहे तो फिर से सुन लीजिएगा कि इसमें किसी भी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ हो, अगर उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है यानी कमी हो रही है, तो वो जो है अपना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके जस्ट विपरीत यदि हाइड्रोजन में ह्रास हो रहा हो यानी हाइड्रोजन में कमी हो रही हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, तो उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया को सुनिएगा ध्यान से कि रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें से अभिक्रिया के दौरान जो एक अभिकारक है वह उपचयित हो रहा हो और जो दूसरा अभिकारक है वह अपचयित हो रहा हो। अभिकारक हम आपको बता चुके हैं कि जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक जो है, अगर एक अभिकारक उपचयित हो रहा है और तथा दूसरा जो अभिकारक है अपचयित हो रहा है, तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया एवं अपचयन की क्रिया एक साथ हो तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम लोग इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया एवं अपचयन की क्रिया एक साथ हो रही हो तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यहाँ से देखिएगा कि जैसे जिंक ऑक्साइड है प्लस यहाँ से कार्बन जब मिला तो यहाँ से जिंक की भी प्राप्ति हुई और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी प्राप्त हुआ। और यहाँ से जिंक देखिएगा, जिंक अपना रिड्यूस्ड हुआ है यानी जिंक अपना अपचयित हुआ है और कार्बन वहाँ से उपचयित होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल गया है। यहाँ एक ही अभिक्रियाओं में उपचयन एवं अपचयन दोनों ही क्रिया हो रही है, इसीलिए यह अभिक्रिया जो होगी अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अब अगला पॉइंट जो है अपना ऑक्सीकारक एवं अवकारक क्या होता है, इसको देखिएगा कि वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ध्यान से सुनिएगा कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं। तो ऑक्सीकारक क्या होता है कि वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, अगर उपचयन की अभिक्रिया हो रही हो तो उस पदार्थ को ऑक्सीजन देता हो या अपचयन की अभिक्रिया जब हो रही हो तो वहाँ से हाइड्रोजन को हटाता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा ऐसा पदार्थ जो उपचयन के लिए, जब उपचयन की अभिक्रिया हो रही हो, उपचयन की अभिक्रिया में जस्ट अभी हम आपको बताएं कि होता क्या है कि उपचयन की अभिक्रिया में अपना जो होता है हाइड्रोजन की उसमें ह्रास होता है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और उपचयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन की जो होती है कमी होती है और ऑक्सीजन का वृद्धि होती है। तो इसी में देखिएगा ऑक्सीकारक वही जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन को देता है और अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है। अब यहाँ से देखिएगा अवकारक क्या होता है कि वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के लिए उत्तरदायी हो अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता हो, अवकारक कहलाता है।
और यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से रिडक्शन की अभिक्रिया हो रही है किसके, कॉपर के द्वारा। तो यहाँ पे जो अपना कॉपर होगा वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जो अपना हाइड्रोजन है ये अपना ऑक्सीडेशन का कार्य यहाँ से करेगा। तो यहाँ उपरोक्त उदाहरण में कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है यानी अवकरण होता है, अतः कॉपर ऑक्साइड अपचयित पदार्थ है। चूंकि कॉपर ऑक्साइड है उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है, अतः कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन, यहाँ से देखिएगा हाइड्रोजन जल H2O में ऑक्सीकृत होता है, अतः यह ऑक्सीजन के लिए कॉपर ऑक्साइड से हटने के लिए उत्तरदायी है। हाइड्रोजन एक अपना क्या है, अवकारक है। सारांश यहाँ से देखिएगा कि उपचयित पदार्थ इसमें क्या है, उपचयित पदार्थ अपना क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन है जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अपचयित पदार्थ क्या है, अपचयित पदार्थ इसमें CuO यानी कॉपर ऑक्साइड है, यानी जिसमें से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। ऑक्सीकारक क्या है, CuO है, कॉपर ऑक्साइड है जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। अवकारक H2 है, यहाँ से देखिएगा जो ऑक्सीजन के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ से देखिएगा कि उपचयन का प्रभाव क्या होता है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती हैं जिसमें से धातुओं का संक्षारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृत गंधता हो जाना सामान्य उदाहरण है जो उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव से होता है। अब देखिएगा कि जैसे हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जो अपना संक्षारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृत गंधिता हो जाना किसका उदाहरण है, तो ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो फिर से सुन लीजिएगा कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती हैं जिसमें से धातुओं का संक्षारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृत गंधिता हो जाना सामान्य उदाहरण है जो उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव से होता है। तो अब आगे देखना है कि संक्षारण होता क्या है, तो संक्षारण को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और संक्षारण देखिएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अभिक्रिया कर किसी धातु की सतह संक्षारित का मतलब होता है उसका गलना होता है, उसका क्षरण होना, उसके धीरे धीरे झरना, यानी वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी से अभिक्रिया कर किसी धातु की सतह संक्षारित हो जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। नोट ध्यान से सुनिएगा, संक्षारण एवं जंग लगना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जंग लगने से लोहे जैसी धातु की सतह संक्षारित होती है। संक्षारण से बचाव के उपयोग क्या है कि संक्षारण से बचाव के निम्नलिखित उपयोग हैं। सबसे पहले उसका जस्तीकरण किया जाए, फिर धातु की सतह को पेंट अच्छे से किया जाए, फिर धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर ही उसे छोड़ा जाए, तो उस धातु में जल्द से संक्षारित नहीं होगी, अर्थात उसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को ध्यान से सुनिएगा कि भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायु जनित उपचयन जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है, भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। फिर से सुनिएगा कि भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायु जनित उपचयन जिससे उसका स्वाद एवं गंध दोनों बदलकर ये जो पदार्थ अपना जो भोजन होता है वो बदबूदार बन जाता है, अर्थात उसमें से गंध आने लगती है, वही जो होती है भोजन का इस प्रकार खराब होना ही विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता एक घटना है जब बहुत समय तक रखने के बाद वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाता है जिससे उसका स्वाद बदल जाता है। यदि उसमें से वसा हो गया, तेल हो गया, यदि उपचयित हो जाता है
उससे उसका स्वाद जो होता है बदल जाता है, तो वही विकृत गंधिता होती है। विकृत गंधिता में क्या होता है कि उसका स्वाद बदल जाएगा, गंध बदल जाता है, उसका रंग भी बदल जाता है और उसमें से बदबू भी आने लगती है। तो यहाँ से देखिएगा, वसा अथवा तेल में तैयार किया गया पदार्थ जैसे अपना क्या क्या आता है, सब्जी हो गया, चिप्स हो गया आदि को विकृत गंधिता होने से खराब कर देता है। उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद क्या होता है, विकृत गंधिता में बदल जाता है। विकृत गंधित भोजन खाने योग्य नहीं होता। यदि हम लोग इसे खाएंगे तो हमारे अंदर बीमारी उत्पन्न हो सकती है। वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ का विकृत गंधिता से बचाव क्या है, इस बचाव को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐसा नहीं है, अब हम लोग चूंकि क्लास 10th में आ चुके हैं तो इसमें देखिएगा कि इन सारी चीज़ों का हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। इस एकेडमिक सेशन में ही नहीं, हमें अपने डेली लाइफ में भी इसे प्रयोग करना चाहिए। कभी भी कोई भी खराब हुए पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। तेल और वसा से बने हुए पदार्थ अगर अधिक समय तक घर पे रखे हुए हैं तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। तो देखिएगा कि इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं हम लोग यहाँ देखेंगे। तो वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है अथवा इसकी दर को कम किया जा सकता है। इसको रोकने की निम्नलिखित विधियां हैं, यानी किस प्रकार से विकृत गंधिता से बचा सकते हैं कि उसमें से बदबू बहुत कम समय में न आए, यानी अधिक समय तक इसे विकृत गंधिता से बचाकर रखा जाए। वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। यदि खाद्य पदार्थों में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट को मिला दें तो उसे विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन में ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, इससे भी विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। खाद्य पदार्थों की जो भी पैकिंग होती है, जैसे अपनी चिप्स की पैकिंग हो गई, नमकीन का पैकिंग, कोई भी पैकिंग का आइटम है, उसमें से पैकिंग के समय ध्यान रखा जाता है कि उसमें से ऑक्सीजन को पूरी तरह से क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। फिर उसमें से नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस किसी भी पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखता है, इससे भी विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृत गंधिता होने की दर को कम किया जा सकता है। यानी इसे वायु की नमी से अर्थात ऑक्सीजन से अगर किसी भी पदार्थ को दूर रखा जाए तो भी विकृत गंधिता से बचा जा सकता है। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश से भी दूर रखा जाता है। यानी अगर खाद्य पदार्थ को विकृत गंधिता से बचाना है, सड़ने गलने से बचाना है, गंध से बचाना है, तो उसे ऊष्मा से और प्रकाश से भी दूर रखा जाए। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में भी रखा जाता है, अर्थात फ्रिज वगैरह में भी रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया अपना विकृत गंधिता से हम लोग किस तरीके से लंबे समय तक बच सकते हैं, अर्थात किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। ये सारी की सारी विधियाँ हम आपको बता दिए हैं। तो आइए अब अपना जो एक पॉइंट छूटा हुआ था उस पॉइंट को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। हम आपसे कहते कि इससे एंड यानी लास्ट में बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हम यहाँ पर निरीक्षण विधि या हीट एंड ट्रायल का प्रयोग करेंगे, यानी हीट एंड ट्रायल का प्रयोग करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं निरीक्षण विधि भी कहते हैं। इसी का उपयोग हम लोग यहाँ से करेंगे। एक उदाहरण को लेते हैं, इसी उदाहरण को लेकर के हम आपको पूरा का पूरा समझा देंगे। बेहद ही आसान है, कुछ करना नहीं है, और लास्ट में आपको बता देंगे कि 1 सेकंड में आप किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ से देखिएगा Fe+H2O है, Fe+H2 है प्लस जैसे, और यहाँ से और जब एरो के साथ यहाँ पे बना Fe3O4 प्लस H2। अब इस समीकरण को बैलेंस करना है, अर्थात अभिकारक में जैसे Fe+H2O है और यहाँ से Fe3O4 है प्लस इधर H2 भी है, तो दोनों समीकरण अपने यहाँ से बैलेंस नहीं है। दोनों समीकरण का बैलेंस का मतलब अभिकारक में
पदार्थों की संख्या जो है और उत्पाद में अपने जो भी यहाँ से पदार्थ हैं उनकी संख्याएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे अपने अभिकारक में फेरस यानी आयरन 1 है तो उत्पाद में भी 1 होना चाहिए। यदि उत्पाद में 3 है तो अभिकारक में भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो उत्पाद में भी 2 होना चाहिए। और ऑक्सीजन की संख्या यदि उत्पाद में 4 है तो अभिकारक में भी 4, यदि इसमें 4 है तो उसमें भी 4, यानी दोनों तरफ अपना क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो स्टेप देखना, पहला स्टेप क्या करना होगा हमें, यह कल्पना करते हुए कि प्रत्येक सूत्र बॉक्स में है उन्हें निम्न प्रकार से बॉक्स में सबसे पहले आप अलग अलग लिख दीजिए। तो यह इसलिए कि बॉक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, यह आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया Fe प्लस H2O, ये अलग अलग बॉक्सों में है, प्लस जो उत्पाद का है Fe3O4 अलग बॉक्स में, और यहाँ से H2 अलग बॉक्स में है। अब असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं की आप सूची बनाइए एवं गिनती कीजिए। इस प्रकार से पहले ये देखिए कि किस तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है। यह अभिकारक या उत्पाद की ओर भी हो सकता है, यानी अभिकारक में भी हो सकता है और उत्पाद में भी हो सकता है, यानी जो अपने पदार्थों के, यानी जो भी परमाणु यहाँ पर हैं उनके यहाँ पे देखना कि संख्या कितनी है, जिनकी संख्या अधिक होगी उन्हीं को लेना। तो इस कसौटी के उपयोग से हमने पाया कि Fe3O4 में O के तत्व जो हैं सबसे अधिक हैं, जिसमें कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं। तो जब यहाँ से 4 परमाणु हैं तो यहाँ से रिएक्टेंट जो अपना अभिकारक है इसमें 1 परमाणु है, प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसमें 4 है, इसका क्रॉस मल्टीपल करना। तो क्रॉस मल्टीपल होने पे यहाँ से देखना ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए H2O के साथ गुणांक 4 लगाते हैं, जिससे इस प्रकार 4H2O लिखेंगे। अर्थात रिएक्टेंट में हम लोग किससे गुणा कर देंगे, 4 से, हमें यह समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अर्थात Fe प्लस 4H2O एरो यहाँ से Fe3O4 प्लस H2O की यहाँ से प्राप्ति होगी। तो अगला देखना, अगला अधिक परमाणु वाला तत्व Fe है, जिसे ठीक उसी नियम से संतुलित करना है। उसी नियम से संतुलित करना, तो प्रोडक्ट में 3 है तो अपने अभिकारक में भी 3 को रखना है। तो अर्थात यहाँ हमें 3 से मल्टीपल कर देना है। जब 3 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2O। अब यहाँ पे ये देखना कि क्या अब ये समीकरण अपने बैलेंस हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखना, जैसे 3 फेरस है, 3 आयरन अपने अभिकारक में है, 3 आयरन अपना उत्पाद में है, ये तो बराबर है, बैलेंस है। 4 ऑक्सीजन अपना उत्पाद में है, 4 ऑक्सीजन अपना कहाँ पर है, अपना अभिकारक में है, ये भी बैलेंस है। बट यहाँ पे देखना कि जो अपना हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की जो संख्या है यह अभिकारक में 8 है और उत्पाद में 2 है। अब ये बचा है तो इसको भी बैलेंस कर लिया जाए। तो अंत में हम दोनों पक्षों के हाइड्रोजन परमाणुओं को संतुलित करते हैं। अब हमें प्राप्त नए समीकरण में लिखते हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन 4H2O के रूप में है एवं उत्पाद में H2O के रूप में है। अभिकारक की ओर 4 मल्टीपल 2 इक्वल टू 8 परमाणु है, जबकि उत्पाद की ओर 2 परमाणु हैं। तब यहाँ से देखिएगा कि रिएक्टेंट जो अपना है H यहाँ से 8 है, यहाँ पे 2 है, तो उसमें भी हमें किससे मल्टीपल करना होगा कि दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो प्रोडक्ट में 4 से गुणा कर देना। जब प्रोडक्ट में 4 से गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ आप पहले की तरह बाईं ओर 2 और दाईं ओर 8 नहीं लगाएंगे, बल्कि 8 और 2 से गुणांक प्राप्त करेंगे। जैसे 8 / 2 बराबर 4, तो गुणांक 4 होगा, जो दाईं ओर हाइड्रोजन के साथ लगाने से परिणाम 4 × 2 बराबर 8 प्राप्त होगा। तब समीकरण अपना यहाँ से हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O। अब हम यहाँ देखते हैं कि यह समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। तो सेकंड उदाहरण यहाँ पे देखिएगा। अब इस उदाहरण को भी यहाँ से देख लिया जाए। अब बाकी अब आप जो बुक में दिया है आप लगाइएगा, नहीं आता है तो यहाँ नीचे देखिएगा ये व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे
आप मैसेज कीजिएगा, आपको सोल्यूशन तुरंत का तुरंत यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से देखिएगा, टेलीग्राम चैनल पर जा करके आप मैसेज टाइप कीजिएगा कि सर हमें इस समीकरण को बैलेंस करना है, तो हम आपको वहाँ से पूरा समीकरण बैलेंस करके बताएंगे। या बहुत सारे लोगों का क्वेरीज रहेगा तो एक वीडियो वहाँ से बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इस समीकरण को आप अपने से बैलेंस कीजिएगा और समीकरण को बैलेंस करके हमें बताइएगा। और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, इसको लिखेगा अपने से, इसको यहाँ से बैलेंस कीजिएगा। तो यहाँ से बैलेंस कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो हमें बताइएगा। तो अब देखिए, तो अब एनसीईआरटी के अपने जो एक फेवरेट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बार पेपर में पूछा भी गया है, तो एनसीईआरटी का सलूशन है। एनसीईआरटी में पृष्ठ संख्या 6 पर देखिएगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्लास में भी पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है सभी का। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ। अब अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से समाप्त हो चुका है। अब इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको बेहद समझ लीजिए, संजीदे तरीके से आप इसे पढ़िए और इसे लगाइए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, अगर यह आप वीडियो पूरा बिना स्किप किए हुए देखे होंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब फिर दोबारा आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, इस वीडियो को आप पुनः शुरू से लेकर के लास्ट तक बिना स्किप किए हुए फिर से देखिएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसका उदाहरण यहाँ से देख लीजिए। मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम जैसे सोडियम, कैल्शियम आदि की तरह है। जब यह खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। अर्थात जब मैग्नीशियम को खुला हम लोग छोड़ देते हैं तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफ़ी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रबन को रेत पेपर, जिसे हम लोग कहते हैं सरेस पेपर, द्वारा साफ किया जाता है ताकि अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सके। इसीलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि उसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी वगैरह या भी जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर लगा हो वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। तो इसको देखिएगा, ये आपके लिए है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण आपको लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लगा करके आप व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ से देखिएगा फिर से शो हो रहा होगा। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आप इसको सॉल्यूशन लगा करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसको भी आपको ही लगाना है। जैसे जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये देखिएगा, यही अपना यहाँ से इसका ये सॉल्यूशन है। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, एरो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये पूरा का पूरा बन गया। और समीकरण को देख लीजिएगा, बैलेंस नहीं तो इसे बैलेंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। यहाँ से देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गई, और ये जो अपना बना रहा है सोडियम क्लोराइड यहाँ से बना रहा है और यहाँ से जल भी बना रहा है। नेक्स्ट देखिएगा कि किस पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो अब देखिएगा ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सफेदी करने के लिए होता है।
पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखे पदार्थ एस का जो है उसके जल के साथ आपको अभिक्रिया भी बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो किसी पदार्थ है जो सफेदी करने के लिए उपयोग किया जाता है ये अपना होता है कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO है। और जो अपना नेक्स्ट आंसर है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जल के साथ ये तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यहाँ से देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ से बनेगा अपना सोडियम क्लोराइड और यहाँ से बनेगा H2O, ये बनता है अपना जल। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्रियाकलाप में परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक परख नली अपनी ये वाली है और दूसरी परख नली ये है और इन दोनों परख नली में हमें ये बताना है कि जो एकत्रित गैस की मात्रा है कि उसमें पहले से दूसरी दोगुनी क्यों है, उस गैस का हमें नाम भी बताना है। तो यहाँ से देखना, तो जल के वैद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। चूंकि हाइड्रोजन एक परख नली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरे परख नली में जाता है, इसलिए एक परख नली में एकत्र गैस की मात्रा एफाइड रॉड दूसरे में एकत्र की गई गैस की मात्रा का क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यहाँ से देखिएगा ये जस्ट अपने यहाँ से इक्वेशंस हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से बोलिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप अपना शुभ नाम, क्लास और अपने जहाँ से भी आप निवासी हैं उसको कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।